हेलो फ्रेंड्स। हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं। आज की वीडियो में हम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और कितने तरीके की अर्थव्यवस्था होती हैं, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, और नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था से। अर्थव्यवस्था को इकॉनमी कहा जाता है इंग्लिश में। ये क्या होती है? तो किसी विशेष क्षेत्र का अर्थशास्त्र होता है, अर्थात किसी विशेष क्षेत्र में अर्थशास्त्र की नीति और सिद्धांत के अध्ययन को उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहते हैं। कहने का मतलब है विशेष क्षेत्र से मतलब है किसी विशेष स्थान पे, जैसे भारत है, इसकी एक सीमा होती है, इसके अंदर जितने भी अर्थशास्त्र की नीतियाँ होती हैं, जैसे वो मनी से रिलेटेड हो, रुपए से रिलेटेड हो, या कई अलग नीति, ठीक है, आर्थिक नीति जो भी होती हैं या सिद्धांत जो भी होते हैं, उनका अध्ययन एक विशेष क्षेत्र में जब हम करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था क्या है? तो किसी विशेष क्षेत्र का अर्थशास्त्र होता है, अर्थात किसी विशेष क्षेत्र में अर्थशास्त्र की नीति और सिद्धांत के अध्ययन को उस विशेष क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के कई एग्जाम्पल भी हैं, कई नाम आपने सुने होंगे। विकसित अर्थव्यवस्था, जो कि आपकी अमेरिका, सिंगापुर, जितने बड़े बड़े जो देश हैं, ठीक है, जो काफ़ी डेवलप्ड हैं, उनकी जो अर्थव्यवस्था होती है वो विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। और विकासशील अर्थव्यवस्था जो अभी तेजी से विकसित हो रहे हैं, जैसे कि भारत है, तो भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। भारतीय अर्थव्यवस्था, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, इसे हम भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है या इकोनॉमी है, उसे हम अमेरिकी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में सेक्टर्स बोलते हैं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 भागों में बांटा गया है। मतलब जितनी भी आर्थिक गतिविधियां एक देश के अंतर्गत होती हैं या किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होती हैं, उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा है आपका तृतीयक क्षेत्र, जिसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख सेक्टर होते हैं जिनके अंतर्गत किसी भी देश का उत्पादन होता है। तो ये 3 क्षेत्र आते हैं उसमें। पहला हम पढ़ेंगे प्राथमिक क्षेत्र, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होता है तथा जहाँ से प्राकृतिक संसाधनों को एक उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनिज उत्खनन तथा इससे संबंधित गतिविधियाँ। कहने का मतलब है अर्थव्यवस्था का या इकोनॉमी का ऐसा पार्ट जहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट रूप से जो भी चीज़ें उत्पादित की जाती हैं वो पर्यावरण से हमें मिलती हैं। मतलब जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलती हैं चीज़ें, उनका जब हम उत्पादन करते हैं तो वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे हम लोग कृषि करते हैं, ठीक है, खेती करते हैं, तो खेती में जो भी चीज़ें होती हैं वो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होती है ना। गेहूँ हम उगा रहे हैं, चावल हम उगा रहे हैं, धान उगा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये हमें प्राकृतिक रूप से मिल रही हैं। मछली उत्पादन हम कर रहे हैं तो मछलियाँ प्राकृतिक रूप से ही तो मिल रही हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम बना रहे हैं मछलियों को, तो प्राकृतिक रूप से मिल रही हैं। तो मछली पालन पालन है, खनिज उत्खनन है, खनिज है वो पहले से ही धरती में उपस्थित है ना, उसी का तो उत्खनन कर रहे हैं हम। तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों को एक उत्पाद के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र में जो भी चीज़ें हम उत्पादित करते हैं वो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। ठीक है, वो नेचुरल चीज़ें होती हैं, हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, उन्हीं चीज़ों को हम उगाते हैं। इनके एग्जाम्पल याद रखना आप, इसमें कृषि आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा, मछली पालन आ जाएगा, खनिज उत्खनन आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल में आपसे पूछ सकता है, 1 नंबर में 4 ऑप्शन दे देगा, पूछा जाएगा कि प्राइमरी सेक्टर से कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन प्राइमरी सेक्टर का है या कौन सा ऑप्शन प्राथमिक क्षेत्र का है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा इन्हें। अर्थव्यवस्था का जो दूसरा सेक्टर होता है इसे हम द्वितीयक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में इसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को एक नए उत्पाद के रूप में तैयार करता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होने के कारण ही इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। एग्जाम्पल इसके हैं वस्त्र उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, लोहा इस्पात उद्योग, वाहन उद्योग आदि। कहने का मतलब है, आपको पता है कि प्राथमिक क्षेत्र जो थे उनमें हमें प्राकृतिक चीज़ें मिलती थी। जब हम प्राकृतिक चीज़ों को लेते हैं और उनसे कोई नया उत्पाद बनाते हैं उनकी मदद से, तब वो चीज़ें क्या होती हैं, वो द्वितीयक क्षेत्र में आ जाती हैं। आपने जितनी भी इंडस्ट्री देखी होंगी तो वो करती क्या है, प्राथमिक क्षेत्र की चीज़ों को क्या करती हैं, कुछ ना कुछ नई चीज़ बनाकर उसे यूज़ करती हैं। तो वो सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, द्वितीयक क्षेत्र में। तो जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री हैं, चाहे लेदर की हो, चाहे लोहे की हो, चाहे वस्त्र उद्योग हो, वस्त्र उद्योग भी क्या करता है, कपास होता है प्राथमिक क्षेत्र का, तो कपास की मदद से वो कपड़े बनाते हैं। तो वो जो वस्त्र उद्योग है वो आता है आपका द्वितीय क्षेत्र में। इलेक्ट्रॉनिक्स है तो क्या होता है, उसमें लोहा हुआ और स्टील वगैरह, कॉपर वगैरह, इन सब से तार वगैरह बनाते हैं, कई चीज़ें बनाते हैं। तो फिर वो होती हैं प्राथमिक चीज़ में, क्योंकि उत्खनन में आ जाती हैं। लेकिन इसका यूज़ हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में।
तो ये चीज़ आती है आपकी द्वितीयक क्षेत्र में। सिंपली याद रखिए, जैसे आप लकड़ी यूज़ कर रहे हैं तो लकड़ी किसका है, प्राथमिक क्षेत्र का है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हो रही है। लेकिन जब आप उसी लकड़ी से बल्ला बना लें, क्रिकेट बैट, ठीक है, बैट बना लेते हैं, तो वो आ जाता है आपका द्वितीयक क्षेत्र में, क्योंकि बल्ला क्या है, वो बेचने वाली चीज़ है और वो किससे बनाएगी, प्राथमिक क्षेत्र की चीज़ें उससे बनाई गई है, तो ये आ जाता है आपका द्वितीयक क्षेत्र में। तो सिंपल है, याद रखिएगा, जो प्राथमिक चीज़ें हैं, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो रही हैं उनका हम यूज़ कर रहे हैं तो वो प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन अगर उन्हीं चीज़ों से हम कोई दूसरी चीज़ बनाकर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आ जाता है आपका द्वितीयक क्षेत्र में। तो इसमें क्या आ जाएगा, वस्त्र उद्योग आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा, लोहा इस्पात उद्योग, वाहन उद्योग, मतलब जितनी भी इंडस्ट्री हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी द्वितीयक क्षेत्र में आती हैं। जब प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें हमें मिलती हैं उसका हम किसी दूसरे यूज़ में यूज़ करते हैं। जैसे अमूल का दूध है, खाली दूध अगर हम बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र का है, लेकिन हम उससे अमूल के प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, चॉकलेट्स वगैरह बना रहे हैं, तो ये सारी आ जाएंगी द्वितीयक क्षेत्र में। अब हम देखेंगे लास्ट तृतीयक क्षेत्र है, जिसे हम टर्सरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में सेवाओं को प्रदान करता है वह तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या आता है, तो इसमें बैंकिंग, शिक्षा, बीमा, चिकित्सा आदि आती है। मतलब तृतीयक क्षेत्र सबसे अलग है। जितनी भी सेवाएं होती हैं, सर्विसेज, वो सारी की सारी तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। कैसी भी सर्विसेज हों, चाहे आप शिक्षा प्रदान कर रहे हो किसी को, चाहे बैंकिंग की सुविधा दे रहे हो, चाहे बीमा वगैरह की सुविधा हो, चाहे चिकित्सा वगैरह हो, तो ये सारी सेवाएं कहलाती हैं। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में और द्वितीयक क्षेत्र में हम ना कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन तृतीयक क्षेत्र में हम सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है, कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे। इसमें शिक्षा आप दे रहे हैं दूसरों को, तो ऐसा नहीं कि कोई चीज़ है कोई इंसान खरीद लेगा, आप सेवा दे रहे हैं अपनी। बैंकिंग में क्या, आप अपनी सेवा दे रहे हैं कि हम रुपए जमा करते हैं, हम आपको लोन देते हैं। बीमा में भी ऐसे ही है, चिकित्सा में भी आप सेवा दे रहे हैं, कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहे हैं ना। तो तृतीयक क्षेत्र में जितनी भी सेवाएं होती हैं, सेवाएं आती हैं, इसमें आप सेवाएं प्रदान करते हैं दूसरे को, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। सर्विस सेक्टर कहते हैं इंग्लिश में से, ठीक है। तो याद रखिए, प्राथमिक क्षेत्र में सारी प्राकृतिक चीज़ें आती हैं जो भी आप बेच रहे हैं। द्वितीयक क्षेत्र में आप वो प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित किए जाते हैं, उनकी सहायता से जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। और तृतीयक क्षेत्र में सारी सेवाएं आती हैं, जैसे बैंकिंग है, शिक्षा है, बीमा है या चिकित्सा वगैरह है, तो सारी सेवाएं किस में आती हैं, तृतीयक क्षेत्र में। तो ये 3 सेक्टर थे इकोनॉमी के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक है। तो इन तीनों को अच्छे से याद रखिएगा। अब हम जान लेते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय से आशय किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित होने वाली समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के जोड़ से है, जिसे ह्रास को हटाकर एवं विदेशी लाभ को जोड़कर निकाला जाता है। राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को नापती है। राष्ट्रीय आय देश के विकास का प्रमुख संकेतक होती है। कहने का मतलब है, जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे ज़्यादा होगी, माना जाता है कि उस देश का विकास सबसे ऊपर होगा। जैसे अमेरिका है, सिंगापुर है, इनकी क्या है, राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय हम कह सकते हैं, राष्ट्रीय आय कह सकते हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा रहती है। तो इसलिए ये देश सबसे डेवलप्ड कंट्री माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा विकसित देश माने जाते हैं अमेरिका या सिंगापुर। कैसे निकाला जाता है, एक साल की अवधि में, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है, ये टाइम पीरियड होता है। इस टाइम पीरियड में किसी भी देश में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं, जितनी भी सेवाएं दी जाती हैं, वस्तुओं से आप समझ गए, जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में जो भी चीज़ उत्पादित की जाती है, और सेवाओं से मतलब है आपने टर्सरी सेक्टर में पढ़ा, जो भी सेवाएं दी जाती हैं, शिक्षा है, चिकित्सा है, ये सारी चीज़ें। तो इनका जो मौद्रिक मूल्य होता है, जब इनका मूल्य रुपए में निकाला जाता है, तो जो मौद्रिक मूल्य होता है उसे जोड़कर और इसमें से जो भी घाटा होता है उसे घटा दिया जाता है। और विदेशी लाभ, जो भारतीय हैं जो विदेशों में लाभ कमा रहे हैं, ठीक है, जो भारतीय हैं विदेश में रह रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं, तो उस लाभ को जोड़ दिया जाता है। और जो विदेशी भारत में लाभ कमा रहे हैं उनके वो लाभ को घटा दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो विदेशों में जुड़ता है जाके। तो जो विदेशी यहाँ पे कमा रहे हैं उसका घटा देते हैं, और जो हमारे भारतीय जो विदेशों में कमा रहे हैं उसको जोड़ दिया जाता है। तो उसके बाद राष्ट्रीय आय निकलती है, ठीक है। पहले क्या करते हैं हम लोग, जो भी उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका मौद्रिक मूल्य जोड़ते हैं, उसके बाद उसमें से ह्रास घटा देते हैं, जो भी घाटा होता है उसे घटा देते हैं, और जो विदेशों में लाभ होता है उसे जोड़ देते हैं। तो ऐसे निकलती है हमारी राष्ट्रीय आय, ठीक है। फार्मूला आप याद रखिएगा। और नेशनल इनकम के बारे में हो सकता है आपसे 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो आपको यही चीज़ें लिखनी है उसमें कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो राष्ट्रीय आय से आशय है कि किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित होने वाली समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को
राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें से ह्रास को घटा दिया जाता है और विदेशी लाभ को जोड़ दिया जाता है। तो ऐसे निकलती है राष्ट्रीय आय, और ये किसी भी देश के विकास की संकेतक होती है। बस इतना लिखना है आपको। अब हम जानेंगे जीडीपी क्या होता है। इसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं और इंग्लिश देखें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उन सभी वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, मतलब जीडीपी कहते हैं। किसी भी देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन किया जाता है, ठीक है, जितनी भी वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं उन सभी के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। उक्त मौद्रिक मूल्य में से विदेशियों द्वारा अर्जित आय को घटा दिया जाता है तथा देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में प्राप्त आय को जोड़ दिया जाता है। मतलब भारत के नागरिक जो विदेशों में रुपए कमा रहे हैं उस आय को जोड़ दिया जाता है, और जो विदेशी भारत में आय कमा रहे हैं उस आय को घटा दिया जाता है। तब निकलता है आपका जीडीपी, ठीक है, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। नीचे फॉर्मूला भी इसका लिखा है, जीडीपी बराबर जीएनपी माइनस एक्स माइनस एम। एक्स का मतलब है जो भी निर्यात आप कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को यहाँ से भेज रहे हैं। और एम क्या है इसमें, आयात, जो भी सामान आप विदेशों से भारत में मंगवा रहे हैं वो एम है, और एक्सपोर्ट वो है जो आप यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं। तो एक्सपोर्ट में आपको फ़ायदा है, किसी भी देश को एक्सपोर्ट में फ़ायदा होता है क्योंकि वो अपने देश के माल को विदेशों में बेच रहे हैं, और जो चीज़ मंगाते हैं उसमें घाटा रहता है। तो एम यहाँ पे आयात दिखा रहा है, एक्स यहाँ पे निर्यात दिखा रहा है। तो जीडीपी इक्वल टू जीएनपी माइनस एक्स माइनस एम, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया, आपको समझ में आ गया होगा जीडीपी किसे कहते हैं। अब अंतर देख लेते हैं कि नेशनल इनकम में, मतलब राष्ट्रीय आय में, और जीडीपी में क्या अंतर है। देखिए दोनों में अंतर क्या है, तो जीडीपी एक छोटा सा भाग है राष्ट्रीय आय का, नेशनल इनकम का एक छोटा सा भाग है जीडीपी। देख लेते हैं अंतर क्या है। जीडीपी का उपयोग उन सभी उत्पादों या सेवाओं की गणना के लिए किया जाता है जो किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पन्न होती हैं और राष्ट्रीय आय का एक छोटा सा हिस्सा है। दूसरी ओर राष्ट्रीय आय उन सभी आय का योग है जो किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद जीएनपी, जीएनआई और विदेशों से आय को शामिल करती है। मतलब राष्ट्रीय आय में हर तरीके की आय शामिल है, ठीक है। जीडीपी से जो आय हो रही है वो भी शामिल है। जीडीपी में क्या इंक्लूड है, खाली जो देश में जो भी चीज़ें उत्पादित हो रही हैं उनका जो मौद्रिक मूल्य है खाली वो इंक्लूड है जीडीपी में। जबकि राष्ट्रीय आय में क्या है, जीडीपी भी इंक्लूड है, जीएनपी भी इंक्लूड है, जो भारतीय विदेशों में कमा रहे हैं वो भी चीज़ इंक्लूड है इसमें, ठीक है। अलग तरीके से जैसे भी आय हो रही है वो भी इंक्लूड है। विदेशों से गिफ्ट वगैरह मिलते हैं या कुछ भी मिलता है तो वो भी इंक्लूड है नेशनल आय में। तो नेशनल आय में हर तरीके की आय इंक्लूड है। जबकि जीडीपी में क्या होता है, जो चीज़ें उत्पादित होती हैं सिर्फ उनकी आय, उनका जो मौद्रिक मूल्य होता है बस वो इंक्लूड होता है। तो आप अंतर समझ गए होंगे कि जीडीपी क्या है, राष्ट्रीय आय का एक छोटा सा हिस्सा है। अब हम पढ़ेंगे उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं। जो भी वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं या जो भी सेवाएं दी जाती हैं वो दो तरीके की होती हैं। पहला होता है अंत्य वस्तुएं, दूसरा होता है माध्यमिक वस्तुएं। अंत्य वस्तु को इंग्लिश में कहते हैं फिनिश्ड गुड्स, और जो माध्यमिक वस्तुएं होती हैं इन्हें बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स। तो जो फिनिश्ड गुड्स होती हैं इनका मतलब ये रहता है कि ऐसी वस्तु जो एक बार जिनका उत्पादन हो जाए उससे हम कोई दूसरी चीज़ नहीं बना सकते। जैसे मान लिया मोटरसाइकिल बना दी गई, तो मोटरसाइकिल से अब आप और कोई चीज़ नहीं बना पाएंगे, तो ये फिनिश्ड गुड्स है। इसका लास्ट यूज सिर्फ मोटरसाइकिल ही होगा, ठीक है। जैसे एरोप्लेन बना दिया गया तो उसका लास्ट क्या है कि एरोप्लेन बन गया तो फिनिश है, इसके बाद आप और कोई चीज़ नहीं बना सकते। माध्यमिक वस्तुओं में क्या है, जैसे आटा है, आटे से आप ब्रेड भी बना सकते हैं, ठीक है, रोटी भी बना सकते हैं, बिस्किट भी बना सकते हैं, कई चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। तो आटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, माध्यमिक वस्तु हो जाएगी क्योंकि इससे कई चीज़ें बनाई जा रही हैं। जैसे रुई है, रुई से आप कपड़े भी बना सकते हैं, रजाई भी भर सकते हैं, ठीक है, गद्दे वगैरह में भी डाल सकते हैं, तो उससे भी कई चीज़ें बन रही है ना। तो रुई का क्या हो जाएगी यहाँ पे, इंटरमीडिएट गुड हो जाएगी, माध्यमिक वस्तु हो जाएगी। जबकि जिनसे एक बार चीज़ बन जाए और दूसरी चीज़ ना बनाई जा सके तो वो चीज़ आती है आपकी फिनिश गुड में, अंत्य वस्तु में, ठीक है। अंतर समझ में आ गया दोनों का। अब अंत्य वस्तु को दो भागों में बांटा गया है, उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। उपभोग वस्तुओं से मतलब है कि जो उपभोग की जा सके, खाई जा सके, ठीक है, पी जा सके। और पूंजीगत वस्तुओं में आती है आपकी मशीन्स वगैरह, जितनी भी बड़ी बड़ी मशीन है, जैसे एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, वॉशिंग मशीन है, ठीक है, जितनी भी मशीनें रहती हैं, सिलाई मशीन है, तो ये सारी आती हैं पूंजीगत वस्तु। और जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं ये काफ़ी महंगी आती हैं और इनसे रुपए कमाया जाता है, ठीक है, रुपए कमाने का जरिया होती हैं। जो भी मशीन से आप खरीदते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में आपने जो मशीनें देखी हैं वो पूंजीगत मशीनें होती हैं। इनके माध्यम से आप क्या करते हैं, नई नई वस्तुएं बनाते हैं और फिर उन्हें बेचते हैं ताकि रुपए कमा सकें, ठीक है। तो उपभोग वस्तुएं हो गई, पूंजीगत वस्तुएं हो गई। उपभोग वस्तुओं को भी दो भागों में बांटा गया है, सामान्य उपभोग वस्तुएं और टिकाऊ उपभोग वस्तुएं। सामान्य से मतलब है जो आप
सिंपली यूज़ करते हैं। और टिकाऊ उपभोग वस्तुओं में वैसी चीज़ आती है ड्यूरेबल, जो आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ठीक है, काफ़ी समय तक ख़राब नहीं होती, जैसे मोटरसाइकिल वगैरह है, ठीक है, तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं और लंबे समय तक रखते हैं, जैसे फर्नीचर वगैरह है, मोटरसाइकिल वगैरह, मशीन्स वगैरह हैं, तो ये आती हैं टिकाऊ उपभोग वस्तुओं में। और सामान्य उपभोग वस्तुओं में भाई 2-3 दिन के लिए रखी रहती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो ख़राब हो जाएंगी। भाई खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं वो सामान्य उपभोग वस्तुओं में आती हैं। अब हम बात करेंगे प्रति व्यक्ति आय की, जिसे इंग्लिश में पर कैपिटा इनकम कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय किसी देश, राज्य, नगर या अन्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। इसका अनुमान उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की आय को जोड़कर तथा उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करके लगाया जाता है। प्रति व्यक्ति आय विभिन्न देशों के अलग अलग जीवन स्तर का एक महत्वपूर्ण सूचकांक होती है। कहने का मतलब है पर कैपिटा इनकम क्या होती है, औसत आय भी इसे कहते हैं। और ये कैसे निकाली जाती है, तो जैसे कि आप किसी कस्बे में रह रहे हैं तो वहाँ के जितने भी लोग हैं उन सबकी आय को जोड़ लिया जाए और फिर उस कस्बे की जितनी भी जनसंख्या है उससे उसे भाग दे दिया जाए, तो जो संख्या निकलती है वो उस कस्बे की क्या हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी। तो ऐसी देश की निकाली जाती है। किसी भी देश में क्या होता है कि जितने भी लोग हैं उनकी जो आय है, ठीक है, जिसे हम नेशनल इनकम भी कह सकते हैं, या उनकी जो कुल आय जितनी भी होती है, जितनी वो कमाते हैं, उसका फिर किसी भी देश की जो कुल जनसंख्या होती है उससे विभाजित कर दिया जाता है। जब भाग देते हैं तो जो संख्या निकलती है वही प्रति व्यक्ति आय कहलाती है किसी भी देश की। देखिए फार्मूला भी लिखा है कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, जब देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो राशि मिलती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या। तो ये फार्मूला है प्रति व्यक्ति आय का। अब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, तो आप आसानी से इसी चीज़ को लिख दीजिएगा। पहले फार्मूला लिखिए कि प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या। ठीक है, ये फार्मूला हो गया और इसी को थोड़ा डिफाइन कर देना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। तो ये हो जाती है प्रति व्यक्ति आय। अब देखिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन ये हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं आपके। पहला है सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। तो जीडीपी, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, तो उसके बारे में क्वेश्चन आया था कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। तो क्या है, सकल घरेलू उत्पाद एक लेखा वर्ष के दौरान, मतलब एक वर्ष जो होता है उसके दौरान एक देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य हैं। देखो अंतिम वस्तु हमने बताई आपको, इससे पहले मैंने पढ़ाई थी वस्तुओं के बारे में कि 2 टाइप की वस्तुएं होती हैं, एक फिनिश्ड गुड होते हैं, एक इंटरमीडिएट गुड होती हैं। तो फिनिश्ड गुड जो होती हैं उन्हीं को अंतिम वस्तु कहा जाता है। ऐसी वस्तु जिसका उपयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता है, बार बार उपयोग नहीं कर सकते। जो फाइनल चीज़ बनती है वो, जैसे कि आपके मोबाइल हैं, एक बार बन गए, अब ऐसा नहीं है कि इस मोबाइल से आप और कुछ बना सकते हैं। तो ये चीज़ कहलाते हैं आपके अंतिम वस्तुएं। तो क्या है, घरेलू उत्पाद एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य हैं। घरेलू क्षेत्र की अवधारणा का राष्ट्रीय आय लेखांकन में विशेष अर्थ नहीं होता। कहने का मतलब है घरेलू क्षेत्र से मतलब क्या है कि जिसके अंतर्गत ये सारे उत्पाद बन रहे हैं, तो एक सीमा निश्चित कर दी गई है कि इस सीमा के अगर अंदर चीज़ें बन रही हैं तो वो जीडीपी में जोड़ा जाएगा। सीमा देख लेते हैं क्या क्या इसमें आता है। तो देश के जल क्षेत्र सहित राजनीतिक सीमाओं के अंदर पड़ने वाले क्षेत्र। आपने साउथ में समुद्र देखा होगा कि कई राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। तो समुद्र का भी कुछ हिस्सा ऐसा होता है, जैसे 12 किलोमीटर तक का हिस्सा जो होता है समुद्र के आसपास का, वो भारत की जो बाउंड्री होती है उसके अंदर माना जाता है। उस क्षेत्र में भारत कुछ भी कर सकता है, तो उस क्षेत्र को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो उस क्षेत्र में भी अगर कोई चीज़ का उत्पादन हो रहा है तो वो देश की जीडीपी में इंक्लूड किया जाएगा। दूसरा है 2 या अधिक देशों के मध्य देश के निवासियों द्वारा संचालित जहाज और विमान। कहने का मतलब है 2 देश हैं, जैसे भारत है या अमेरिका है, तो इनके बीच में जो भारत के लोग हैं उनके द्वारा अगर कोई जहाज चलाया जा रहा है या कोई विमान चलाया जा रहा है तो उससे जो आय होगी वो भी भारत की जीडीपी में ही जोड़ी जाएगी, क्योंकि जो संचालित कर रहे हैं उस जहाज़ को वो भारतीय हैं। ठीक है, तो जो भी रुपए आ रहा है, इनकम हो रही है, वो भारतीयों की हो रही है, इसलिए इसे भी हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। तीसरा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में देश के निवासियों द्वारा मत्स्य पालन, जहाज, तेल और प्राकृतिक गैस रिसाव और तैरते हुए प्लेटफॉर्म का संचालन, या जिन क्षेत्रों में देश के शोषण का विशेष अधिकार है निकासी में लगे हुए हैं। कहने का मतलब मैंने आपको बताया कि कुछ सीमा ऐसी होती है समुद्र के आसपास की जो किसी भी देश को मिलती है, जैसे 12 किलोमीटर तक का हिस्सा जो होता है वो किसी भी देश के सीमा के अंतर्गत माना जाता है। तो भारत उस सीमा में कोई मत्स्य पालन कर रहा है, ठीक है, मछलियों को पकड़ने से
उससे जो रुपए कमाई हो रही है उसकी, या तेल या प्राकृतिक कोई कुआं वगैरह है वहाँ पे, तो उससे जो कमाई हो रही, तो ये सारा का सारा जीडीपी में जोड़ा जाता है, क्योंकि ये सीमा के अंदर आता है भारत की। फिर है लास्ट, देश के दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास और सैन्य प्रतिष्ठान जो विदेश में स्थित हैं। कहने का मतलब है देश में कई दूतावास स्थित होते हैं, ठीक है, कई विदेशों में भी हमारे दूतावास स्थित हैं, तो उनसे भी जो इनकम हो रही है वो भी हमारी जीडीपी में ही जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो भारतीयों की इनकम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। तो हमने ये तो जान ही लिया था कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देखेंगे, ऐसी अर्थव्यवस्था जो भारत में है। ठीक है, पहली क्या है, कृषि पर निर्भरता। भारत की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। कृषि का कुल राष्ट्रीय आय में 30% का योगदान है। विकसित देशों में राष्ट्रीय आय में योगदान 2 से 4% है। वर्षा कृषि के लिए जल का प्रमुख स्रोत है। अधिकांश क्षेत्रों में पुरानी तकनीक से कृषि की जाती है। अब आप खुद ही सोचिए कि भारत जैसे देश में, कितना बड़ा देश है, उसकी 70% जनसंख्या सिर्फ कृषि पर आधारित है। मतलब आज के समय में भी वो खेती कर रही है। और क्या है, 30% हिस्सा खेती का, जो भी उनकी आय हो रही है, इनकम हो रही है, उसका जीडीपी में योगदान है। ठीक है, तो जीडीपी का 30% आप ये मान लो कि कृषि से आ रहा है उसमें। और क्या है, जितने भी विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका है, सिंगापुर है, ठीक है, चाइना है, तो जितने भी विकसित देश हैं उनमें क्या है, सिर्फ 2 से 4% कृषि का योगदान रहता है। तो आप सोच ही सकते हैं कि 30% कितना ज़्यादा हो गया। और कृषि के लिए क्या है, वर्षा का जल बहुत ज़्यादा प्रमुख स्रोत है, क्योंकि हर जगह तो आप जानते हैं कि राजस्थान है, वहाँ पानी की कमी है, या कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी की कमी हो गई है, जैसे चेन्नई वगैरह है। तो यहाँ पे क्या है, वर्षा का जो जल होता है वो महत्वपूर्ण योगदान देता है अपना कृषि के लिए। और अधिकांश क्षेत्रों में आज के टाइम पे भी पुरानी तकनीक से खेती हो रही है। ये तो अच्छा है कि हरित क्रांति आ गई। अगर हरित क्रांति नहीं आती तो आज भी शायद जो 30% आपको योगदान दिख रहा है वो 10 या 15% ही होता। सेकंड पॉइंट है आपका तकनीकी पिछड़ापन। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रायः सभी उद्योगों में उत्पादन की पुरानी तकनीक का उपयोग किया जाता है। अनुसंधान और विकास पर भी हम कम व्यय किया जाता है। उन्नत तकनीक का प्रयोग केवल कुछ उद्योगों में किया जाता है। कहने का मतलब है तकनीकी रूप से हम अभी भी पिछड़े हुए हैं। आज की जो अर्थव्यवस्था है भारत की, इसमें क्या हम लोग रिसर्च में काफ़ी कम रुपए खर्च करते हैं। ठीक है, बहुत कम खर्चा किया जाता है विकास में या रिसर्च वगैरह में, क्योंकि हमारी नेशनल इनकम कम है, प्रति व्यक्ति आय भी काफ़ी कम है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों पे कम व्यय कर पाते हैं। तीसरा क्या है, अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं। अधोरचनात्मक सुविधाओं में ऊर्जा, परिवहन व संचार आदि सुविधाओं को शामिल किया जाता है, जो औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। ये सुविधाएं कृषि व सेवा क्षेत्रों के विकास को प्रभावित करती हैं। भारत में ये सुविधाएं कम है। कहने का मतलब है जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं किसी भी उद्योग को चलाने के लिए, वो भारत में कम है। जैसे ऊर्जा के साधन हर जगह नहीं मिल पाते। ठीक है, परिवहन के साधन आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। कुछ हिस्से होते हैं जहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह उन्हीं जगह पे लगाई जाती है जहाँ पे ये सारे साधन आराम से उपलब्ध हो जाएं। जैसे ऊर्जा के साधन, जैसे बिजली इजली उन्हें आराम से सस्ते रेट पे मिल जाएगी, तो वहाँ पे क्या होता है, इंडस्ट्री वगैरह लग जाती हैं। परिवहन के साधन, संचार के साधन उन्हें मिल जाते हैं, तो वहाँ पे इंडस्ट्री लग जाती है। लेकिन कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिलती, या मिलती हैं तो लेबर बहुत महंगा पड़ता है, परिवहन के साधन नहीं होते, संचार के साधन नहीं होते, तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं लग सकती, आप वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। तो यही कहा गया कि भारत में ये सुविधाएँ काफ़ी कम है। ठीक है, और ये चीज़ें कम है इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है, उसमें इतना अच्छा योगदान नहीं है, जीडीपी हमारी तभी कम रह जाती है। लास्ट है निम्न आय का स्तर। भारत में प्रति व्यक्ति आय कम है। आय का यह स्तर उपभोग व रहन सहन के निम्न स्तर को दर्शाता है। भारत में उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या में भी तीव्र वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक भारतीय की औसत वार्षिक आय कम है। भारत में आय की असमानताएं हैं। लगभग 1/3 जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, अर्थात न्यूनतम पोषण आहार भी नहीं मिल पा रहा है। कहने का मतलब है आपने प्रति व्यक्ति आय तो निकालना सीख लिया, लेकिन वो प्रति व्यक्ति आय एक तरीका का छलावा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, उसमें टोटल आय को जोड़ रहे हैं, उससे भाग दे रहे हैं किसमें, पूरी जनसंख्या का। अब आप ये सोचिए कि पूरी जनसंख्या के पास बराबर तो रुपए है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि सब बराबर बराबर रुपए बांटे बैठे हैं। अंबानी भी यहीं पे हैं, अडानी भी यहीं पे हैं, ठीक है, जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो भी यहीं पे हैं, तो उनके पास तो करोड़ों रुपए हैं, उनकी आय हम जोड़ रहे हैं और फिर अपनी देख रहे हैं। तो प्रति व्यक्ति आय ये नहीं दर्शाता कि सबके पास बराबर इनकम है। इसलिए हम कहेंगे कि भारत की जो आय का स्तर है वो काफ़ी निम्न है। ठीक है, काफ़ी कम आय है। भारत की 1/3 जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है, और उससे क्या है कि प्रॉपर खाना भी नहीं मिल पा रहा है सही से। तो चौथा पॉइंट आपका ये हो गया। पांचवा पॉइंट है जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर।
भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। 1951 में जब विकास की प्रक्रिया शुरू हुई तब मृत्यु दर में तेजी से कमी आई। जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर से संसाधनों में अतिरिक्त दबाव पड़ा है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि की तुलना में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि काफ़ी कम हुई है। कहने का मतलब है आपने प्रति व्यक्ति आय निकालना सीख लिया। आपको पता कि उसमें जनसंख्या से डिवाइड करते हैं, लेकिन जनसंख्या क्या है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही, क्योंकि मृत्यु दर है वो कम हो गई है और जन्म दर बढ़ती जा रही है। तो क्या होगा, जनसंख्या जब ज़्यादा बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय भी कम होती जाएगी और जितने भी संसाधन हैं उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जैसे क्या है कि जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो लोग मोटरसाइकिल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कारों का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जो कोयला है या और संसाधन है उनकी कमी पड़ेगी ना। तो यही कहने का मतलब है। और एक चीज़ नोट करने वाली है कि प्रेजेंट टाइम में जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है, तो आपके सेवा क्षेत्र का, जिसे हम टर्सरी सेक्टर कहते हैं, ठीक है, या तृतीय क्षेत्र कहते हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा योगदान है। पहले के समय में प्राथमिक क्षेत्र का था, लेकिन प्रेजेंट के टाइम में सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र का है। तो ये टॉपिक आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अब आपके इकोनॉमिक्स के या अर्थशास्त्र के दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए। 2 चैप्टर थे इसमें, दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए। क्वेश्चंस जितने भी बनेंगे इसी से बनेंगे। हो सकता है थोड़ा घुमा दे, लेकिन क्वेश्चंस इन्हीं से आएंगे, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन दोनों चैप्टर को मैंने आपको पढ़ाया, इसके नोट्स बना लेना और अच्छे से पढ़ लेना। बस आपको पॉइंट्स याद रखने, जैसे ये क्वेश्चन आया था, इसके सारे आप 5 पॉइंट्स हैं, इसके 5 पॉइंट्स याद रख लीजिएगा। वहाँ पे बस आपको बना बना के लिखना है। वो क्या देखेगा, सिर्फ पॉइंट्स देखेगा। पॉइंट्स को आप अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिएगा, थोड़ा डार्क करके लिखिएगा, थोड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है इससे, ठीक है। और कुछ नहीं है, अंदर आप कैसा भी कुछ भी लिख रहे हैं तो इतना कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी कॉपी चेक करनी होती हैं। तो आप पॉइंट्स अच्छे से लिखिएगा, मेंटेन करते हुए राइटिंग अच्छी रखिएगा, सब कुछ हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस ये हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।